नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का मुद्दा है बुधनी का बॉस कौन। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस खास खबर को देख लेते हैं। बुधनी का बॉस कौन? प्रत्याशी को लेकर बीजेपी मौन, कांग्रेस का फोकस बूथ जॉब। बुधनी विधानसभा, जिसे एमपी की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का पर्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सूबे में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे शिवराज इसी सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे। बुधनी में कहा जाता है कि शिवराज का चुनाव उन्होंने नहीं बल्कि जनता ने विरोधी खेमे से लड़ा, पर अब उनके केंद्र में जाते ही उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी के अवैध किले को फतेह करने कांग्रेस ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पर्यवेक्षक बनते ही बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बुधनी में कार्यकर्ताओं की बैठक में जयवर्धन ने अयोध्या के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। तो ये बात हमने भी वहां पर पूछी कि ऐसा क्या कारण है कि अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा, भाई साहब, जो लोग कहते हैं जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो उनको तो भगवान राम की नगरी में हरा ही जाएगा, क्योंकि भगवान राम को कोई ला नहीं सकता। भगवान राम हम सबको लाए। बुधनी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी में भी सुगबुगाहट हो गई है। बीजेपी इस बात को भी भलीभांति जानती है कि इस बार के बाय इलेक्शन में शिवराज नहीं होंगे। ऐसे में पार्टी को एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। बुधनी वालों की नज़र कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। बुधनी के मतदाताओं की नज़र कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। और इसमें कोई सवाल और उत्तर करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत स्पष्ट है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सींची हुई बनाई हुई बुधनी विधानसभा है। मतदाताओं उनके केवल संबंध औपचारिक वाले नहीं, पारिवारिक हैं। और आने वाले समय में भी कांग्रेस को उत्तर बुधनी के मतदाता दे देंगे, क्योंकि बुधनी के मतदाताओं की नज़र सीधी सपाट है, सबको पता है। बुधनी विधानसभा उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन अंदर खाने सुगबुगाहट तेज हो चली है। कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है तो बीजेपी भी रणनीति बना रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज के उत्तराधिकारी जूनियर चौहान यानी कार्तिकेय सिंह चौहान हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कौन बनेगा बुधनी का बॉस। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बुधनी का बॉस कौन। तो बुधनी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती रही। बल्कि बुधनी की बात करते हैं तो शिवराज का गढ़ भी है, लेकिन अब शिवराज मैदान में नहीं है। शिवराज विधानसभा से लोकसभा की तरफ पहुंच गए। बुधनी की सीट खाली है। अमरवाड़ा की चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी ये मानकर चल रही है कि इस बार बुधनी में कुछ नया किया जा सकता है। इसीलिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए, पहुंच भी गए। लेकिन क्या देखा कांग्रेस ने वहां जाकर, और जब कांग्रेस के पर्यवेक्षक वहां पहुंच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या सोच रही। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले उन 3 सवालों को देख लेते हैं जो चर्चा के नजदीक रहने वाले हैं। तो देखा आपने, लेकिन बड़ी बात यह है, क्या बुधनी में कांग्रेस कुछ नया करेगी। मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ रहे हैं। शैलेंद्र पटेल जी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। दुर्गेश केसवानी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दुर्गेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष जी जोड़ रहे हैं, मनीष त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आऊँगा। जब बुधनी की हम चर्चा करते हैं तो बुधनी और शिवराज एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं, पर कांग्रेस को ऐसा लगता है, लगना भी चाहिए। कल भी आपने देखा कि जयवर्धन जी पहुंचे, शैलेंद्र जी हमारे साथ बैठे, वो भी पहुंचे। आपको लग रहा है क्या बुधनी में कुछ नया कर सकती कांग्रेस? देखिए मनोज जी, सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो 20 साल बाद ही सही कांग्रेस के पास ये मौका आया है कि वो चुनाव अच्छे से लड़े। लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश का इतिहास हम नज़र डालें तो 20 साल से शिवराज जी
वहाँ से लगातार विधायक हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 4 बार वो, और बुधनी और शिवराज एक दूसरे के पर्याय की तरह हो गए। तो अब इस बार जब शिवराज नहीं है, वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो बुधनी सीट खाली हुई, अब वहाँ उपचुनाव होना है। तो कांग्रेस को ये उम्मीद नज़र आ रही कि इस बार माइनस शिवराज शायद वो बीजेपी से बहुत अच्छी लड़ाई वहाँ लड़ पाएंगे, ऐसी उनकी सोच है। इसीलिए जयवर्धन जी को और शैलेंद्र जी को जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के रूप में। वो वहाँ गए, उन्होंने जो भी न टटोली होगी, अपने लोगों से बातचीत की होगी, तो उनको वो मौका नज़र आ रहा है। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या शिवराज के उस तिलिस्म को कांग्रेस तोड़ पाएगी? क्योंकि अभी भी मुझे ये लगता है कि शिवराज ही वहाँ मुख्य फेस होंगे। वो चुनाव भले नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा उन्हीं का होगा, प्रचार में सबसे ज़्यादा वही नज़र आएंगे। इसलिए शिवराज के उस चेहरे से पार पाना, क्योंकि 20 साल में तो कांग्रेस शिवराज के चेहरे से पार नहीं पा पाई पूरे प्रदेश में, तो इसलिए उनके लिए बुधनी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मौका मिला है उनको, और मौका मिला है तो उसे कैश कराना चाहिए, और उसी की कोशिश में है कांग्रेस। शैलेंद्र जी, आप मिले भी, लोगों से, आपकी कार्यकर्ताओं से बात भी हुई, जयवर्धन जी भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, क्या मौका है, चौका लगा देंगे? देखिए, हर चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है, उपचुनाव है। निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स आए वो अभी फेवरेबल नहीं थे, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज जो वहाँ की हालात हैं वो भी सामने हैं। और जैसा कि आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब नहीं हैं, या वो लोकसभा में सांसद बन गए, मैं पुराने रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे, जो पूर्व में भी वो सांसद हुआ करते थे। तो जब 93 का और 98 का चुनाव हुआ तो वहाँ से बुधनी में कांग्रेस का विधायक रहा है। हम इस चीज़ को भी ना भूलें, कि सीहोर जिले में अगर सबसे ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी ने कहीं से पाए हैं तो बुधनी विधानसभा से पाए। हम इस चीज़ को भी ना भूलें कि जब पिछला चुनाव अरुण यादव जी वहाँ से लड़ रहे थे, जो कि वहाँ से नहीं थे, बाहर से उनको लड़ने के लिए शिवराज जी के सामने भेजा था, तो लगभग 65,000 वोट वो लेकर आए थे। शिवराज जी का सपना था कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीतूं, लेकिन वो सपना धरा का धरा रह गया था, वो पूरा नहीं हो पाया था। उसके पूर्व महेंद्र सिंह चौहान साहब भोपाल से चुनाव लड़ने गए थे, 50,000 वोटों के तकरीबन वो लेकर आए थे। कहने का मकसद है, जो वहाँ का कार्यकर्ता है वो आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार आप कह रहे हैं कि 18 साल के मुख्यमंत्री होने के बाद, तमाम सारी बातें होने के बाद, वहाँ का कार्यकर्ता टूटा नहीं है। ये अलग विषय है कि मार्जिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन जो वहाँ के इश्यूज हैं वो वहाँ पर हैं, कार्यकर्ता हैं। अब से उनको ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है कि वहाँ पर अरुण यादव गए तो उन्होंने 60,000 के लगभग वोट लेकर आ गए, महेंद्र जी गए तो 50 के लगभग लेकर आ गए। तो फिर क्या 2019 की जब हम बात करते, 23 की बात करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि वहाँ प्रत्याशी चयन आप ठीक नहीं कर पाए और यही चुनौती कांग्रेस के सामने बड़ी? देखिए, हर चुनाव की, जैसे मैंने कहा, स्थितियां परिस्थितियां भिन्न होती हैं। हम अगर 18 में, कहने का मकसद ये था कि हर चुनाव में कांग्रेस वहाँ पे लगातार प्रदर्शन करती आ रही, वोट लेकर आती आ रही है, और कहीं ना कहीं वहाँ के जो कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में उस समय एक दौर अभी लोकसभा के दौरान चला था जोड़ने तोड़ने का। कोई बुधनी विधानसभा से आप देखेंगे कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं आया। जो लोग हैं उनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ है, लगातार वो हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और हमें वही जिम्मेदारी मिली है। अभी पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, वहां के सहयोगी के रूप में हम पहुंचे हैं। वहां का संगठन और वहां के जो मुद्दे हैं उनकी हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दुर्गेश जी, क्या कहेंगे, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि इस बार मैदान में शिवराज जी नहीं रहेंगे, जिन शिवराज जी के कारण अब लगातार चुनाव जीतते रहे? मेरा सवाल सीधा है कि बुधनी का बॉस कौन होगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी का जवाब देना चाहूँगा। अभी शिवराज जी ने सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है और कांग्रेस वहाँ पे पहुँच गई और देखने लगी कि क्या हम जीत सकते हैं क्या। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2024 के चुनाव से इनको सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। मध्य प्रदेश जब हम इनको बोलते थे कि अब की बार 200 पार, तो ये हास्य में बातों को ले जाते थे। हम 215 सीटें जीते हैं इस चुनाव में। तो कांग्रेस को इन सब चीज़ों की समीक्षा करनी चाहिए। इनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है, न कार्यकर्ता है। जब ये सब चीज़ों का अभाव होता है, 215 सभी जो विधानसभा लोकसभा सीटें जीते हैं हम उनमें से, उन सब विधानसभाओं को अगर 215 सीटें लगभग हम उसमें जीत के आगे आए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का आकलन कांग्रेस को कर लेना चाहिए, और कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है। मुझे लगता है कि आज कांग्रेस से एक डूबता हुआ जहाज है। 4.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी के समय छोड़ चुके हैं।
विधानसभा में सुपड़ा साफ हो चुका है, लोकसभा में कहीं है 2018 से पहले आप यही कहते थे, 18 में आ गई थी, वापसी हो गई। नहीं, ठीक है ना, हो गई थी तो उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने देखा कि ये आपसी अपने गुटों में लड़ते रह गए, क्योंकि कांग्रेस गुटों की पार्टी है, धड़ों के लोग, इसमें अलग अलग धड़े के लोग हैं जो अपनी अपनी बात करते हैं। ये अपना बोझ ही नहीं संभाल पाए और 5 साल सरकार नहीं चला पाए, 18 महीने में ही ये घर वापसी हो गई इनकी। तो जनता ने इनको भली बात ही देख लिया। इसके विपरीत हम सेवा के रूप में हम जनता के बीच में रहते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता को हम पूजते हैं। निश्चित रूप से उसके 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। माननीय शिवराज जी लंबे समय से वहाँ से विधायक रहे हैं, आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। पर उसके बाद भी आप देखेंगे तो वो अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सब जनता का आभार भी जता रहे हैं कि हम सिर्फ चुनाव जीत के चले गए, ये नहीं है। उसके बाद भी अगर आभार व्यक्त करने का काम हुआ तो हमारे माननीय शिवराज जी कर रहे हैं। देखिए, दुर्गेश जी ने बात कही, एक तरफ तो बड़े भाई जैसा वो सलाह दे रहे थे कि ये हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी अगर गंभीरता से लेकर अभी हम वहाँ पहुँच गए, कार्यकर्ताओं से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं। पहले आप अपनी स्थिति को सुधारें मानसिकता में कि क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी गंभीर है कि इस 18 तारीख को शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और 23 तारीख को प्रभारी के रूप में जयवर्धन सिंह जी। कांग्रेस जिंदगी भर यही भूल करती आई, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करती है। कोई बात नहीं। अरे आत्ममंथन का समय है मेरे भैया, आत्ममंथन करो, आत्मचिंतन करो। दुर्गेश जी, आपकी सलाह पर कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी को जो लगता है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इस बात को आपको मन ही मन में स्वीकारना होगा कि जो आप संगठन की बात करने वाले वो हमारे मित्र भले हमारी सलाह न लें, पर मुझे लगता है कि आप विश्व का सबसे बड़ा दल है और उस दल के प्रत्येक कार्यकर्ता को, और शायद आपका प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीते हैं। कमलनाथ जी को आप भूल गए, कमलनाथ जी की बातों को आप भूल गए। कमलनाथ जी कहते थे कि भाजपा के संगठन से सीखना चाहिए, अहंकार को कम करो, अहंकार आप कम करो। आज सिर्फ इस्तीफा हुआ है और आप संभावना टटोलने चले गए, कांग्रेस पार्टी के पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है। पार्टी वहां काम करने के लिए गई है, निश्चित रूप से वो वहां पे पहुंची है। मनीष जी, सवाल ये है कि हमारा मुद्दा भी बुधनी का बॉस कौन, आखिर बॉस कौन। देखिए, शिवराज जी तो अब रहे नहीं, नाम आ जाता कार्तिकेय चौहान का, एक नाम और आ जाता रवीश चौहान का, फिर राजेंद्र सिंह भी वहां से आ जाते हैं, उपाध्याय जी आ जाते हैं, महेश उपाध्याय, तमाम सारे नाम हैं। एक और नाम आज चर्चा में आ गया, राम लखन यादव, कह रहे हैं कि वो भी बड़े नजदीक रहे। क्या आपको लग रहा है कि ये चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी, कि आखिर, क्योंकि शिवराज जी तो कहेंगे नहीं कि कार्तिकेय को टिकट दे दीजिए, और टिकट जिसको दिया जाएगा वो उनसे ही पूछा जाएगा। मनोज जी, शिवराज जी कहेंगे नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना कार्तिकेय जी की ही बनती हुई मुझे दिख रही है। बस एक ही चीज़ का आरोप बीजेपी पर लगेगा अगर कार्तिकेय को टिकट मिला, परिवारवाद, क्योंकि बीजेपी हमेशा से परिवारवाद का विरोध करती रही है लगातार। और जो वो मेन सवाल आपने पूछा कि बुधनी का बॉस कौन, तो मेरी नज़र में अभी तो फिलहाल इस चुनाव में भी बुधनी के बॉस शिवराज जी ही रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस भी उन्हीं पर टारगेट करेगी और बीजेपी भी उन्हीं के नाम पर वोट मांगती आपको नज़र आएगी। मेरी बात आप ये नोट करके रख लीजिएगा, यही होने वाला है इस चुनाव में। तो मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि अभी फिलहाल आज की स्थिति में तो बुधनी के बॉस शिवराज जी ही हैं। शिवराज जी है, और यही चुनौती शैलेंद्र जी आपके सामने। देखिए, बात पूछा तो उन्हीं से जाएगा, उन्हीं के कहने पर टिकट दिया जाएगा। सवाल ये है कि जैसे 2 चुनाव में आपने सीनियर लीडर यहाँ से लेके चले गए, राजकुमार पटेल भी कल आपके साथ बैठे दिखाई दे रहे थे, पहले भी वो वहाँ से अपना भाग आजमाए हैं। क्या ऐसे किसी कैंडिडेट की तलाश है जो कुछ नया कर पाए? जैसे पिछली बार आपने विक्रम को चुनाव मैदान में आ गए, वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए। एक ये था कि फिल्मी उनके साथ एक टैग लगा हुआ था हनुमान जी का, राम हनुमान की बात चल रही थी, लेकिन 163 सीटें लाकर राम और हनुमान सब बीजेपी के साथ दिखाई दिए। देखिए मनोज जी, पहली बात यह है कि हम कल कोई टिकट के लिए वहाँ पे नहीं गए थे, हम कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के उनकी मन की बात जानने के लिए गए थे। और चुनाव कल नहीं है, 6 महीने का समय है। हमारा पहला दायित्व है कि वहाँ का जो संगठन है उसको कैसे मजबूत करें, कैसे बूथ लेवल तक हम पहुँचें, और वहाँ पे क्या क्या कमजोरियाँ हैं,
क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लगातार सरकार में होने के बाद, मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के बाद वहां पे क्या क्या कमियां, क्या क्या कसरें उन्होंने छोड़ी हैं, जो हमने कल पाया, उन लोगों से ही जानकारी ली। और आप और हमको भी पता है उद्योगों की क्या स्थिति है, वहां पर जो माफिया का एक गढ़ बन गया अलग अलग, उनकी क्या स्थिति है, भ्रष्टाचार कितना बोलबाला, वो तमाम मुद्दे और वो सारी तमाम कसावट, और उन लोगों का जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो लगातार वहां पे लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद में भी वो उन्होंने हार नहीं मानी, कांग्रेस का दामन थामा। उन लोगों की बात जानने के लिए हम पहुंचे और संगठन से मेरा एक सवाल है, सैलन जी, पिछले चुनाव में शिवराज जी का मार्जिन 1 लाख वोट का था विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस ऐसी कौन सी रणनीति लेकर आ रही है कि उस 1 लाख के मार्जिन को पाट पाएगी? देखिए, पहली बात तो शिवराज जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो कोई और होगा। मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़े थे, बात दूसरी थी। तो मैंने पहले कहा, हर चुनाव अलग परिस्थितियों में लड़ा जाता है और चुनाव जिताने वाले वहां की जनता होती है और आपका कार्यकर्ता का मुख्य रोल होता है। और जो कार्यकर्ता विषम परिस्थितियों में भी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, अगर उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहां के मुद्दे उठाए जाएंगे। बहुत सारी कमियां हैं, आप भी मनीष जी कभी जाकर देखें, आप भी बहुत लंबी लिस्ट बनाकर लेकर आ जाएंगे और आप भी कहेंगे कि यहां तो बहुत काम करने की आवश्यकता विकास है। की जब बात होती है तो एक मुख्यमंत्री जब होता है तो जनता को ये लगता है कि मैं वोट मुख्यमंत्री के लिए कर रहा हूं, क्योंकि चेहरा वो थे, मुख्यमंत्री का चेहरा था। इस बार वो चेहरा भले नहीं थे और रहे भी नहीं, लेकिन यही है कि वो एक मुख्यमंत्री के रूप में वोट करते थे। और ऐसा नहीं है, काफी फैक्ट्रियां वहां पर आई है, कुछ तो विकास हुए हैं। आप नसरुल्लागंज, लाड़कुई, गोपालपुर, रहटी के आगे जाइए, अगर एक फैक्ट्री भी मिल जाएगी तो मैं आप बात मान लूंगा, एक फैक्ट्री भी मिल जाएगी। आपसे है कि अभी तक जब चुनाव मैदान में जाते थे तो वहां की जनता जनार्दन को ये लगता था कि हम मुख्यमंत्री को चुनने वाले हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को आपने चेहरा रखा तो लोगों को लगता था मोदी को चुन रहे सीधा। इस बार शिवराज जी तो नहीं है, मतलब वो मुख्यमंत्री को तो नहीं चुनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ही हमारी सर्वोपरि होता है और कार्यकर्ता ही चुनकर आता है। आज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, पाँव वाले भैया को कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, देश का कृषि मंत्री बनेगा। तो हमारे यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता हमारा संगठन करता है। देश के कृषि मंत्री बनेंगे, खूब चर्चा नहीं, ठीक है, कहते हैं वो लोगों की इच्छा होगी, पर मुझे कांग्रेस की बात समझ में नहीं आती है। वो जब जिस चुनाव में ये कह रहे हैं भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं हर चुनाव की, पर मुद्दे इनके पास एक ही होते हैं। ये लोकतंत्र का खतरे में बताने से बाज नहीं आते हैं, ये संविधान को खतरे से बताने में बाज नहीं आते हैं, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले की बात करते तो हैं। अरे कहीं एविडेंस हो, कहीं प्रूफ हो, कहीं तथ्य हो, की बात कहीं वो हो, वो आप रख के तो दिखाओ। बात करें, पर विचलित मत हो मेरे भैया, विचलित मत हो। आपके दोहरी चरित्र, मैं आपके चरित्र, मैंने आपके चरित्र की बात कही। आप बोल रहे हैं एक तरफ विभिन्न परिस्थितियां होती हैं और मुद्दे आपके वही हैं। आप भयभीत होते हैं, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप इस बात को स्वीकार करिए। आप भले आपने जिनको मस्तान जी को जो लेके आए थे, ये वही भाजपा में आ गए। हनुमान जी सब भाजपा के भाजपा में आ गए, सब बैठे हुए थे, कल वहां बैठे हुए थे। देखिए जो भी कार्यकर्ता होगा, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं मनोज जी, और प्रत्येक जो भी कार्यकर्ता होगा, पूरे कार्यकर्ता ताकत के साथ, माननीय शिवराज जी भी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जिस तरह से कांग्रेस अभी अमरवाड़ा के लिए विचलित होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं है, अलग अलग धड़ों में बटे हुए लोग हैं। आपके पास नहीं था, कांग्रेस के व्यक्ति को तो आप चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के कहा शिवराज जी, नहीं, वो अमरवाड़ा, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है, भाजपा के चुनाव पे लड़ रहे हैं। अब वो उन्होंने जनता के बीच में जाके वो अपनी बात रखेंगे और जनता निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद देने वाली है। पर ये लोग जिनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो, जिनके पास नेतृत्व का टोटा हो, वो आज इन चीजों की बातें अभी माननीय शिवराज जी ने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, इसलिए कार्यकर्ताओं नहीं करें ना, कार्यकर्ताओं से खूब करें, कार्यकर्ता हो तो बात करें ना उनसे। बाकी कोई नहीं था, हम दीवारों से बात करके आ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी, मेरा आपसे भी यही है, देखिए जब एक मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में होता है, मुख्यमंत्री तो डायरेक्ट होता नहीं है, वो तो बाद में तय होता है, लेकिन सबको पता होता है कि हम जिसको चुन रहे हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। और इस बार शिवराज जी नहीं, आपने भी कहा कि जब भी तय होगा तो मूल केंद्र में तो शिवराज जी रहने वाले हैं, लेकिन जातिगत समीकरण भी वहाँ के बहुत अलग है। तो क्या जिन जातिगत समीकरण, खासकर किरार या चौहान वर्ग की हम बात करते हैं, कुछ एससी वर्ग भी वहाँ पर दिखाई देता, ये भी एक मुद्दा बनेगा आगे चलकर? क्योंकि बाकी चुनावों में हमने देखा कि जातियों का खेल दिखा। मध्य प्रदेश की बुधनी या मध्य प्रदेश में उतना कुछ नहीं होता है,
पर ये सब चीजें चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि यदि कार्तिकेय नहीं आते हैं किसी कारणवश, जैसा आपने कहा परिवारवाद है और बाकी चीजें हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो। मुझे नहीं लगता मनोज जी कि ऐसी कोई मुश्किल आने वाली है। यूपी और बिहार का जातिगत फैक्टर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। मध्य प्रदेश में उस तरह से कुछ सीटों को, कुछ इलाकों को छोड़ दें, जैसे थोड़ा सा विंध्य का हिस्सा है, इधर ग्वालियर चंबल का कुछ हिस्सा है, उधर जाति के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जनता को हम इतना जागरूक तो माने कि अब वो कम से कम जाति और धर्म देखकर वोट नहीं कर रही है। इसका उदाहरण लोकसभा में भी हमने बड़े पैमाने पर देखा। बहुत सारी ऐसी सीटें जो बीजेपी मानकर चल रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन जातिगत हिसाब से, हर हिसाब से वो नहीं जीत पाई। तो कुल मिला के जनता भी देखती है कि कौन उसके काम का। और उपचुनाव के बारे में जनरली कहा जाता है मनोज जी कि उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है, क्योंकि जनता भी जानती है कि सरकार वाली पार्टी को अगर चुन के भेजेंगे तो काम होगा। एक ये माइंडसेट होता है जनता का। बाकी उलटफेर होते रहे हैं, उपचुनाव में भी होते रहे हैं और उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग पर लगातार काम करती रही, जैसा कि हम लोग देखते रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जाति के लेवल पर बीजेपी को कोई मुश्किल आने वाली है। शैलेंद्र जी, जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो कुछ तो नब्ज आएगी होगी आपके हाथ में, आखिर कैसा प्रत्याशी आप देने वाले? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं से पूछ कर देंगे, फिर होता है कि कार्यकर्ता से पूछा नहीं जाता और प्रत्याशी यहाँ से चला जाता है। देखिए, निश्चित रूप से कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन हमने पहली बात कल स्पष्ट करी, कल हम उनकी मन की बात जानने पहुंचे थे। अभी हमने टिकट की बात नहीं की। मैं इस जगह से भी कहूंगा क्योंकि हमने सार्वजनिक रूप से वहां पर भी कहा। पहली बात, जो हमारा संगठन किस स्तर पर है, अगर हमें कम वोट मिल रहे हैं तो हमारी स्थिति कहां है, हम उस स्थिति को आकलन कर उससे आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करेंगे, उसको आगे ले जाएं। विभिन्न मुद्दे जो वहां पर हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करके उसे कंसोलिडेट करके एक वृहद योजना उस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद हम कैंडिडेट के ऊपर आएंगे। हम कोई वो नहीं कि पहले दिन जाओ कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट की लड़ाई वहां पर नहीं है। कल वहां पे चुनौती तो यही है कि कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना, क्योंकि लगातार जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो कार्यकर्ता टूटता भी। मनोज जी, कल आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इन तमाम परिस्थितियों के बाद हम जब दो जगह पहुंचे तो वहाँ पे तमाम हमारे पदाधिकारी मौजूद थे। लगभग दोनों जगह की, मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं करता, 500 से 600 कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे। और कोई वो लाए गए कार्यकर्ता नहीं थे, वहाँ कोई टिकट की मांग नहीं थी। वो लोग थे जो कि बूथ पे काम करते हैं। ये अलग बात है कहीं उनको वोट कम मिल रहे होंगे, वो उस मार पे नहीं आ पाए लगातार, लेकिन वो अपना स्थान नहीं। अब स्थितियां बदल रही हैं क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, एक काल रहता है। हमने कभी नहीं, अभी कह रहे हैं कि 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के आती थी। अरे समय है, बदलता है। कभी मजबूत थे, कभी कमजोर हो जाते हैं। कभी कांग्रेस के पूरे देश में एक समय सरकारें हुआ करती थी, सारे प्रदेशों में हुआ करती थी, समय बदला। आज भारतीय जनता पार्टी अब एज में, इस चुनाव में परिस्थितियां फिर बदली, फिर वो नीचे की तरफ गई, कांग्रेस फिर उठाव आया। तो ये उतरना चढ़ना समय के साथ चलता रहता है। तो बुदनी भी इससे अछूता नहीं रहेगा। दुर्गेश जी, शिवराज जी रहेंगे मुख्य भूमिका में? देखिए, हमारे यहाँ पे मुख्य भूमिका हमारा सामूहिक नेतृत्व रहता है। हमारा संगठन सर्वोपरि है और प्रत्येक कार्यकर्ता की जवाबदारी हमारा संगठन देता है और संगठन निश्चित रूप से चिंता करता है। हमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो बूथ मैनेजमेंट है वो आप देखेंगे कि पूरे देश भर में उसकी सराहना की जा रही है। जिस मैनेजमेंट को लेकर हम आगे बढ़े थे, हम निश्चित रूप से हम बूथ जीता, चुनाव जीता के तर्ज पर हम जनता के अपने जाते हैं चुनाव में। और चुनाव में जब आप जनता के, हमारे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ताओं से तो मिल आए, पर मुझे लगता है कि अब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और मीडिया, सोशल मीडिया से उठकर जनता के बीच में भी जाना पड़ेगा। जनता के नहीं, ये अभी कार्यकर्ताओं से मिलने गए। अभी इन्होंने यही बात कही मनोज जी, इन्होंने यही बात कही कि हम कार्यकर्ताओं से मिलने गए, जनता से बिल्कुल पहली बार गए, अभी नहीं गए, पहली बार गए। तो मुझे लगता है कि जनता के साथ पहली बार नहीं जाने से कुछ होता है। सतत जनता के बीच में रहना चाहिए। 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। तब जनता जाके आशीर्वाद देती है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता सब जानती है कि किस किस मंशा से ये घूम रहे हैं, किस मंशा से आए, पर जनता इनको निश्चित इस बार भी राजनीतिक संगठन है और चुनाव है, बुदनी की जनता इनको करारा जवाब देगी। देखिए, उसको मंशा वही है, चुनाव है, उसी के लिए गए, संगठन खड़ा करने गए। और निश्चित रूप से कांग्रेस गंभीर है। जब भी वहां पे पहुंचे, पेट इसलिए दुख रहा है कि कहते हैं कहीं तकलीफ 5 दिन में कैसे कांग्रेस पहुंच गई, अभी तो आप आगे नहीं है, कांग्रेस वहां पर पहुंच चुकी है। मैं आज इसलिए बड़ा बोल नहीं बोलूंगा। बहुत छोटी एक प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, ये तो कांग्रेस भी समझ रही है
जैसा आपने भी कहा वो गढ़ तो है भारतीय जनता पार्टी का शिवराज जी, और शिवराज जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन क्या ये माना जाए जैसे जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है या सैलन जी जैसे बड़े लोग गए, तो इसका असर तो एक दिखाई देगा। चलते बहुत छोटी सी बात आप। हाँ, असर जरूर दिखाई देगा मनोज जी। अगर कांग्रेस 5 दिन के अंदर मैदान में पहुंच गई है तो इससे ये जाहिर होता है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई की तैयारी कर रही है, और अगर अच्छे से चुनाव लड़ेगी तो चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। हमको आपको देखने में, कवर करने में आनंद भी आएगा। चलिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता जनार्दन के पास होता है, और जनता जो करती है वही सामने भी दिखाई देता है। और एक बार फिर बुधनी का दंगल, लेकिन ये बुधनी का जब चुनाव होगा तो इस बार शिवराज नहीं होंगे। पर बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर होगा कौन, बीजेपी से या कांग्रेस से कौन होगा। तीनों में होने का बहुत धन्यवाद दुर्गे जी, आप मेरे साथ जुड़े, सैलन जी, मनीष जी। लेकिन आज के मुद्दे में जब हम चर्चा बुधनी की करते हैं तो फिर बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दिलचस्प इसलिए भी है शिवराज का ना होना और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी होना, और शिवराज के सामने भी चुनौती होगी कि आखिर वो किस नाम को आगे बढ़ाएंगे। पर क्या जिस नाम को लेकर बीजेपी आती है, कांग्रेस भी उसी तरह का कुछ नया चेहरा यहाँ देगी, या फिर वही पुरानी लड़ाई देखने को मिलेगी। पर ये मानकर चलिएगा कि अमरवाड़ा के बाद बुधनी का अखाड़ा भी जल्द बनने वाला है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए वंश न्यूज़ पर। आज का मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।